बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। व्यापारी के पास कई पानी के जहाज थे, जिन पर वो अपना सामान रखकर दूसरे देशों में व्यापार करता था। उसके पास धन दौलत और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऊंची हवेली, नौकर चाकर, सुंदर पत्नी और एक बेटा, सब कुछ उसके पास था। लोगों की भीड़ उसके सामने हाथ जोड़े हमेशा खड़ी रहती थी। कोई ब्याज पर पैसा मांगता तो कोई उसके पास मदद मांगने आता। व्यापारी सबकी मदद करता। व्यापारी के जीवन में वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर एक दुख व्यापारी को खाए रहता था, और वो दुख था उसके बेटे का। उसका बेटा बहुत ही भोला भाला था। लोग उसे मूर्ख समझते थे। वो एक तरह से बुद्धू ही था। कोई भी काम समझदारी से नहीं करता था और किसी की भी बातों में आ जाता था। व्यापारी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता कि मैंने अपनी समझदारी और चतुराई से इतना धन कमाया है, कहीं मेरा बेटा अपने बुद्धूपन की वजह से इस सारे धन को गंवा न दे। गांव वाले आगे पीछे व्यापारी का मजाक भी उड़ाते थे कि देखो, व्यापारी ने हमेशा धन इकट्ठा किया है। किसके लिए? अपने बुद्धू बेटे के लिए। वो तो 5 पैसे भी न कमा पाए। ऐसे बेटे के लिए भला क्या धन जमा करना। कभी कभी किसी तरह से ये बातें व्यापारी के कानों में भी पहुंच ही जाती थी, जिससे व्यापारी को बहुत दुख होता था। पर बात तो सच ही थी। ऐसे मूर्ख बेटे के लिए क्यों धन जमा करना? सही तो कहते हैं लोग, मेरी पूंजी, मेरा पैसा, रुपया सब मेरे बेटे के लिए ही तो है। क्या भरोसा कि ये इस पैसे को बघाए या इसका सही इस्तेमाल करे? उसे तो समझ ही नहीं है। व्यापारी रात दिन चिंता में डूबा रहता। व्यापारी का बेटा अब पूरे 17 साल का हो गया था, पर समझ अभी भी उसकी वैसी की वैसी थी। व्यापारी हमेशा अपने बेटे से चिढ़ा रहता और उसे हमेशा डांटता रहता। पर व्यापारी की पत्नी, वो तो मां थी। वो अपने बेटे का पक्ष लेती और हमेशा लाड से उसके सिर पर हाथ फेरकर अपने पति से कहती, देखना, एक दिन मेरा बेटा बहुत समझदार हो जाएगा। आप तो बेकार ही उसे ताने मारते रहते हैं। लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन व्यापारी जब चिंता में बैठा था, तो व्यापारी की पत्नी उसके पास आई और बोली, अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूं कि आप बेटे को व्यापार के काम में लगा दो। काम सीखेगा तो इसे समझ भी आएगी और 4 पैसे भी कमाएगा। व्यापारी ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोला, अरे भाग्यवान, ये बुद्धू भला क्या व्यापार करेगा? मुझे तो ये डर है कि कोई इसे बहकाकर इससे सारा धन न छीन ले। ये बात सुनकर व्यापारी की पत्नी बोली, अजी, आप तो बेकार ही मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। एक बार मेरे कहने से आप इसे परख कर तो देखें। आखिर इसके अंदर एक व्यापारी का खून है। थोड़ा बहुत तो असर आपका आया ही होगा। इसलिए इसको एक मौका मेरे कहने से जरूर दें। व्यापारी ने उसी समय अपनी पत्नी की हथेली पर 3 सोने के सिक्के रखे और बोला, जाओ, दे दो अपने उस लाडले को और उससे कहो, इन तीनों सिक्कों में से एक सिक्के का कुछ खा ले, दूसरे सिक्के को नदी में डाल दे और तीसरे सिक्के से कुछ ऐसी चीजें खरीदे जो खाने के लिए भी हो, पीने के लिए भी और गाय के चारे के लिए भी, और खेत में बोने के लिए भी। एक सिक्के से इतना कुछ खरीद कर लाए तो मैं उसे मानूं कि उसमें कुछ समझ है। पत्नी ने 3 सिक्के लिए और अपने बेटे के पास पहुंची। बेटे को तीनों सिक्के देते हुए व्यापारी की पत्नी ने सारी पिता की कही हुई बात उसे बता दी। बेटा 3 सिक्के लेकर घर से निकल पड़ा। वो पूरे रास्ते सोचता जा रहा था, ये 3 सिक्के ही तो है, इनका मैं क्या खरीद सकता हूं? पिता के कहे अनुसार उसने एक सिक्के का एक फल खरीदा और खा लिया। दूसरे सिक्के को वो नदी में डालने वाला ही था, तो उसने सोचा, 2 तो सिक्के ही बचे हैं, एक को मैं नदी में डाल दूंगा तो भला एक सिक्के से मैं इतनी सारी चीजें कैसे खरीद सकता हूं? एक अपने खाने के लिए, पीने के लिए, गाय के चारे के लिए और खेत में उगाने के लिए। इतनी सारी चीजें एक सिक्के से भला कैसे आ जाएंगी? मैं एक काम करता हूं, इन 2 सिक्कों से वो सारी चीजें खरीद लूंगा। फिर वो सोचने लगा,
नहीं, नहीं, ऐसे तो मां की बात टल जाएगी। सिक्का नदी में फेंकने के लिए कहा है। अगर नदी में भी न फेंकूं तो मैं इससे चीजें नहीं खरीद सकता, क्योंकि मां ने मना किया है। इसी सोच विचार में लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी वहां से एक लोहार की बेटी गुजरी। लोहार की बेटी जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार भी थी। उसने उस लड़के को पेड़ के नीचे परेशान बैठा देखा तो वो उसके पास गई और उससे परेशानी का कारण पूछा। हे नवयुवक, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूं। आप किसी उलझन में बैठे हैं। अगर आप बुरा न माने तो अपनी परेशानी मेरे साथ बांट सकते हैं। शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। व्यापारी के बेटे ने लोहार की बेटी की तरफ नजर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक महल से कभी पैर बाहर नहीं रखा था, इसलिए कभी कोई सुंदर लड़की भी नहीं देखी थी। आज पहली बार इतनी सुंदर लड़की को अपने सामने देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उस लड़की को अपने पिता की कही सारी बात बता दी कि मेरे पिता ने ये 3 सिक्के दिए हैं। एक से कहा है कि कुछ खा लेना, दूसरे सिक्के को नदी में फेंक देना और तीसरे सिक्के से गाय के खाने के लिए, खेत में बोने के लिए, खुद के खाने के लिए, पीने के लिए और चबाने के लिए इतनी सारी चीजें लेकर आनी है। लड़की ने व्यापारी के बेटे की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुम एक काम करो, दूसरे सिक्के को नदी में मत फेंको, उसे अपनी जेब में रख लो, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसे बेकार ही नहीं फेंकना चाहिए। बचा एक सिक्का, उससे तुम तरबूज खरीद लो। तरबूज एक ऐसी चीज है जिसे हम खा भी सकते हैं और उसमें बहुत पानी भी होता है, इसलिए वो पीने के काम भी आएगा और उसे चबा भी सकते हैं। उसमें जो बीज हैं उन्हें खेतों में उगा सकते हैं और अंत में बचा तरबूज का छिलका उसे गाय को खिला सकते हैं। लड़का लड़की की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लड़की के कहे अनुसार बाजार से एक तरबूज खरीदा और लड़की को धन्यवाद देकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता के सामने तरबूज रख दिया और तीनों सिक्कों का हिसाब देने लगा। पिताजी, एक सिक्के का मैंने कुछ खरीद कर खा लिया, दूसरा सिक्का मेरी जेब में रखा है, उसे मैंने नदी में नहीं फेंका, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, उसे हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। तीसरे सिक्के का मैंने ये तरबूज खरीदा है, इसे मैं खा भी सकते हूं और पी भी सकता हूं। इसमें जो बीज हैं उन्हें खेतों में उगा सकते हैं और जो छिलका बचेगा उसे हम गाय को खिला सकते हैं। इसे हम चबाकर खाएं या ऐसे ही खाएं, ये हमारी मर्जी है। अब तो व्यापारी की पत्नी अपने बेटे की समझदारी देखकर बहुत खुश हुई और अपने पति से बोली, देखो, मैं न कहती थी कि एक मौका हमारे बेटे को मिलना चाहिए। कितनी समझदारी से हमारे बेटे ने तीनों सिक्कों का सही इस्तेमाल किया है। पर व्यापारी तो किसी सोच में पड़ा हुआ था। उसने समझ लिया था कि यह समझदारी इसकी नहीं है, जरूर इसकी किसी ने मदद की है इस काम में। व्यापारी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, अपने पास बिठाया और प्यार से पूछा, तुमने काम तो समझदारी वाला किया है, पर यह बताओ, इस समझदारी के पीछे किसकी मदद लगी? किसने तुम्हें यह सलाह दी? अब तो लड़के ने रटेरटाए तोते की तरह सारा सच बता दिया कि कैसे एक लोहार की लड़की ने उसे सलाह दी थी। अब व्यापारी ने अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कह दिया और अपनी पत्नी से बोले, देख ली इसकी समझदारी। बोल रही थी, एक मौका मेरे बेटे को देकर दिखाओ। देखो, एक छोटी सी बात इससे कही, उसमें भी इसे किसी की मदद लेनी पड़ी। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी तो चुप हो गई, पर व्यापारी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों भाग्यवान, तुम क्या सोचती हो? क्यों न हम अपने इस बुद्धू बेटे का विवाह उस लोहार की बेटी के साथ कर दें? तुमने उसकी समझदारी तो देख ही ली है, न जाने उसके साथ रहकर हमारा बेटा भी थोड़ा बहुत समझदार हो जाए, और वैसे भी उसके जीवन में एक अक्लमंद और समझदार लड़की आ जाएगी तो उसे कभी मात नहीं खाने देगी। ये बात व्यापारी की पत्नी को भी पसंद आई। उसने व्यापारी से कहा, नेक काम में देरी कैसी,
आप कल ही लोहार के पास रिश्ता लेकर जाओ। अगले दिन व्यापारी सुबह सवेरे उठा और लोहार के घर की तरफ चल दिया। लोहार अपने दरवाजे पर व्यापारी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। व्यापारी ने लोहार से उसकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। लोहार को व्यापारी के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो तो बहुत खुश हुआ कि इतने अमीर घराने से, इतने बड़े घराने से उसकी बेटी का रिश्ता आया है। उसने व्यापारी से कहा, महानुभाव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, पर मैं एक बार अपनी बेटी से पूछना चाहता हूं। लोहार अपनी बेटी के पास गया और उस रिश्ते के बारे में उसे बताया। लोहार की बेटी उस रिश्ते के लिए तैयार हो गई, क्योंकि एक दिन पहले ही वो व्यापारी के बेटे से मिल चुकी थी। व्यापारी का बेटा लंबा, तगड़ा, एक सुंदर नवयुवक था, इसलिए वो भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी और उसके बुद्धूपन को उसने उसका भोलापन समझ लिया और अपने पिता को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब व्यापारी के बेटे और लोहार की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। व्यापारी की पत्नी ने जब अपने बेटे को रिश्ते के बारे में बताया तो व्यापारी का बेटा भी बहुत खुश हुआ। उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की लोहार की बेटी है या किसी बड़े घराने की। वो तो बस खुश था कि उसका विवाह हो रहा है। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। व्यापारी के बेटे के दोस्त, जो कि पैसे के लिए उसके पीछे लगे रहते थे, बाकी आगे पीछे वे उसका मजाक ही उड़ाते रहते थे। उन्होंने जब ये सुना कि व्यापारी के बेटे का एक बहुत सुंदर लड़की के साथ रिश्ता पक्का हो गया है, तो ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। उन्होंने उसे भड़काना शुरू कर दिया। देखो दोस्त, तुम्हें हम एक काम की बात बताते हैं। विवाह होते ही अपनी पत्नी को काबू में रखना सीख लेना, नहीं तो वो तुम्हारे सिर पर बैठकर नाचेगी, तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। अरे तुम तो वैसे ही भोले भाले हो, अपनी पत्नी के पल्लू में बंध कर रह जाओगे। लड़का बहुत ध्यान से अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था, जैसे कि वैवाहिक जीवन का एक बहुत ही बड़ा ज्ञान उसे दे रहे हों। एक दोस्त ने गंभीर होने का दिखावा करते हुए कहा, देखो मित्र, शादी की पहली रात से ही एक नियम बना लो। तुम्हें एक जूता लेकर अपनी पत्नी के सिर में रोज 7 बार मारना होगा, जिससे वो जिंदगी भर तुम्हारे काबू में रहेगी और दासी की तरह तुम्हारी सेवा करेगी। ये बात लड़के को पसंद आ गई और उसने फैसला कर लिया कि वो ऐसा ही करेगा। फिर उसने अपने दोस्तों के कहने पर एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी शर्त लिखी कि अगर मुझसे विवाह करना है तो शादी की रात से लेकर जिंदगी भर मेरे हाथ से 7 जूते रोज खाने पड़ेंगे। अगर शर्त मंजूर है तभी विवाह के लिए हाँ करें। पत्र लोहार के हाथ में दिया गया। लोहार ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने वो पत्र अपनी बेटी को ले जाकर दिखाया। लोहार की बेटी ने भी वो पत्र पढ़ा तो वो समझ गई कि लड़का तो भोला भाला है, जरूर किसी ने उसे उकसाया है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, चाहे उसकी शर्त कुछ भी हो। आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी न करें। विवाह के बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं सब संभालूंगी। बस आप विवाह की तैयारी करो। लोहार भी भारी मन से विवाह की तैयारियों में जुट गया। सही समय पर व्यापारी के बेटे और लोहार की बेटी का विवाह पूरा हुआ। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था। नगर के सभी लोगों को दावत में बुलाया गया था। विवाह की जब सारी रस्में पूरी हो गई, सुहाग रात की रात आई। व्यापारी का बुद्धू बेटा हाथ में जूता लिए अपने कमरे में पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें विवाह की शर्त तो पता है ना, कि विवाह की रात से लेकर जिंदगी भर मैं तुम्हें 7 जूते मारूंगा। अब तुम जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। लोहार की बेटी बहुत ही चतुर और समझदार थी। उसने बड़े प्यार से अपने पति के हाथ से जूता लिया और नीचे रख दिया और बोली, देखो, आज तो हमारी सुहागरात है। आप मुझ पर इतनी कृपा करो कि जूते वाली रस्म कल से शुरू कर लेना। आज तो मेरे साथ बैठकर 2 प्यार की बातें कर लो। व्यापारी का बेटा उसकी समझदारी और सूझबूझ के साथ कई बातों को सुनकर उसकी बातों में आ गया
और जूता नीचे रख दिया और चुपचाप कमरे से चला गया, क्योंकि दोस्तों ने कहा था कि वैवाहिक जीवन जूते मारने के साथ ही शुरू करना है। अब जब जूते ही नहीं मारे तो वैवाहिक जीवन कैसे शुरू हो? यही सोचकर व्यापारी का लड़का उस कमरे से चला गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अब 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। हर रात व्यापारी का बेटा जूता लेकर कमरे में जाता और लोहार की बेटी कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती। इस तरह 3-4 दिन और बीत गए। अब लोहार की बेटी कुछ समय के लिए अपने पिता के घर चली गई। 2-4 दिन वहां पर रही। इस बीच व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, अब तो हमारे बेटे का विवाह भी हो गया है। अब इसे कमाने की राह पर लगाया जाए। इस बार जहाज में आप नहीं जाओगे, बेटे को ही भेजो। आखिर उसे भी तो दुनियादारी देखनी है। पत्नी की बात सुनकर पहले तो व्यापारी ने मना किया कि वो बुद्धू है, ऐसा न हो पूरा जहाज ही लुटवा कर आ जाए। पर पत्नी के जोर देने पर व्यापारी इस बात के लिए राजी हो गया। उसने जहाज पर सामान लदवाया और बेटे को जरूरी निर्देश देकर कुछ नौकरों के साथ व्यापार करने के लिए विदा कर दिया। व्यापारी का बेटा समुद्र में 2 दिन 2 रात तक जहाज पर यात्रा करता रहा। उसके जीवन की ये पहली यात्रा थी, इसलिए वो बहुत खुश था। तीसरे दिन उन्हें एक द्वीप दिखाई दिया। उस द्वीप पर लड़के ने लंगर डाला, जहाज को किनारे लगाया और उस सुंदर द्वीप की सुंदरता देखने के लिए जहाज से नीचे उतर गया। उसने अपने नौकरों को उस द्वीप का जायजा लेने के लिए भेजा। नौकरों ने थोड़ी देर बाद आकर बताया कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर हवेली है। लड़का उस हवेली को देखने के लिए अकेला ही हवेली की तरफ चल दिया। हवेली के बड़े से हॉल में जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की चौपड़ बिछाए बैठी है। उस लड़की ने व्यापारी के लड़के को चौपड़ खेलने का निमंत्रण दिया। लड़का अपने आप को उस सुंदर लड़की के साथ खेलने से रोक न पाया। वैसे भी वो कुछ दिनों से अपनी पत्नी के साथ चौपड़ खेलता था। उसकी पत्नी चौपड़ के खेल की माहिर खिलाड़ी थी, इसलिए जूते खाने से बचने के लिए वो अपने पति को चौपड़ के खेल में लगा देती थी। इसलिए लड़के को थोड़ा बहुत चौपड़ का ज्ञान था, इसलिए वो चौपड़ खेलने के लिए उस सुंदर लड़की के साथ बैठ गया। असल में ये लड़की एक साहूकार की बेटी थी। वहां से गुजरने वाले सभी व्यापारियों को वो चौपड़ के लिए बुलाती और उनसे उनका सब कुछ जीत लेती। कंगाल बनाकर फिर उन्हें जेल में डलवा देती थी और फिर उन गुलामों को साथ समुद्र पार बेच देती थी। उस लड़की के पास एक काली बिल्ली थी जो चौपड़ के खेल में उसका साथ देती थी। जब भी वो साहूकार की लड़की हारने की स्थिति में होती तो वो बिल्ली को हाथ से इशारा कर देती और बिल्ली उसी समय दीपक बुझा देती, जिसके कारण लड़की कोई चाल चलकर चौपड़ के खेल में सामने वाले को हरा देती थी। अब साहूकार की बेटी और व्यापारी का बेटा चौपड़ खेलने बैठ गए। चौपड़ के खेल में व्यापारी का लड़का अपना जहाज और जहाज पर जितनी भी धन संपत्ति थी वो सब उस चौपड़ के खेल में हार गया। अब उसके पास दाव पर लगाने के लिए अपने सिवा कुछ नहीं था। उसने अपने आप को भी दाव पर लगा दिया और हार गया। साहूकार की लड़की ने उसके सारे कपड़े उतरवाकर पुराने कैदी के कपड़े पहनाकर जेल में डलवा दिया। उसको एक ही समय भोजन दिया जाता था, जिस कारण लड़का बहुत कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसे खिड़की के पास से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज आई। व्यापारी के लड़के ने खिड़की के पास खड़े होकर देखा तो खिड़की के पास से कोई अनजान व्यक्ति गुजरा। उसने उस अनजान व्यक्ति को आवाज दी। असल में वो व्यक्ति उस साहूकार की लड़की के यहां पर राशन पहुंचाने के लिए आता था और संयोग की बात यह थी कि वो व्यापारी के ही नगर का रहने वाला था। व्यापारी के बेटे ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई और मदद की विनती की। वो व्यक्ति व्यापारी के बेटे की मदद करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि व्यापारी के बेटे ने छूटते ही उसे धनवान करने की बात जो कही थी। व्यापारी के बेटे ने 2 पत्र लिखे, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपने पिता के नाम। उसने उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसमें से एक पत्र मेरे पिता को दे देना
और एक मेरी पत्नी को। वो व्यक्ति पत्र लेकर वहां से चला गया। व्यापारी के बेटे ने अपनी पत्नी वाले पत्र में लिखा था कि मैं यहां सुख कुशल हूं और बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा और अपनी शर्त के मुताबिक 7 जूते वाली परंपरा शुरू करूंगा। तुम्हारे सिर पर मेरे जो बचे हुए जूते रह गए हैं, एक दिन में ही उनकी कसर पूरी करूंगा। तुम मेरा इंतजार करना। और पिता के पत्र में उसने लिखा था कि पिताजी, मैं यहां किसी मुसीबत में फंस गया हूं। आप मुझे आकर बचाएं, नहीं तो मुझे गुलामों के देश भेज दिया जाएगा। वादे के मुताबिक व्यापारी के घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने दोनों पत्र एक नौकर को पकड़ा दिए। नौकर ने गलती से जो बहू का पत्र था वो ससुर को दे दिया और ससुर का पत्र बहू को दे दिया। व्यापारी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि बेटा बहू को 7 जूते मारने की बात क्यों कह रहा है। इधर जब व्यापारी की बहू ने वो पत्र पढ़ा तो वो परेशान हो गई। पत्र लेकर वो तुरंत अपने ससुर के पास आई और उस पत्र के बारे में बताया। दोनों ने अपने अपने नाम के लिखे हुए पत्र बदले और फिर से पढ़ने शुरू किए। व्यापारी ने अपनी बहू से कहा, बहू, मेरे बेटे ने तुम्हें 7 जूते मारने की बात क्यों कही है? तो बहू ने सारी बात अपने ससुर को बता दी। व्यापारी को एक क्षण के लिए तो बहुत क्रोध आया कि देखो मेरा बेटा कैद में है, फिर भी वो मेरी बहू को 7 जूते मारने की बात कह रहा है। पर जब अपने बेटे के बारे में सोचा तो व्यापारी दुखी हो गया। व्यापारी को दुखी देखकर बहू ने कहा, पिताजी, आप दुखी न हो, बस जैसे मैं कहूं वैसे मेरी बात मान ले। मेरे लिए पुरुषों वाले कपड़े मंगाए और एक जहाज तैयार करवा दे। मैं अपने पति को वहां से छुड़ाकर लेकर आऊंगी। और हां पिताजी, मां को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इस समय आपको उनके साथ रहना चाहिए, इसलिए आप भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। व्यापारी ने अपनी बहू की हिम्मत की प्रशंसा की और अपनी बहू के कहे अनुसार जहाज पर सामान लदवा दिया और कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ अपनी बहू को समुद्र की यात्रा के लिए भेज दिया। पुरुष के वेश में बहू समुद्र पर यात्रा करने लगी। 2 दिन 2 रात समुद्र में सफर करने के बाद वे एक किनारे पर पहुंचे। बहू ने देखा कि वहां पर एक जहाज खड़ा हुआ है, लंगर डाला हुआ है, पर जहाज के आसपास कोई नहीं है, नहीं जहाज में कोई सामान है। वो पास गई तो उसने उस जहाज को पहचान लिया। ये जहाज तो उसके पति का ही था, पर उसके पति का आसपास कोई नामो निशान नहीं था। उसने भी उसी जगह पर लंगर डाला, जहाज किनारे पर लगाया और अपने नौकरों के साथ जहाज से उतर गई। व्यापारी की बहू को लग रहा था कि हो न हो उसका पति यही कहीं आसपास ही है। उसने अपने भरोसेमंद नौकरों को भेजकर उस द्वीप के बारे में सब कुछ पता लगाकर आने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद ही नौकरों ने आकर बताया कि द्वीप के जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही भव्य हवेली है और वो हवेली किसी साहूकार की बेटी की है, जो कि शतरंज की माहिर खिलाड़ी है। उस द्वीप से गुजरने वाले सभी व्यापारियों को चौपड़ खेलने का निमंत्रण देती है और चौपड़ में हराकर उनका सब कुछ छीन लेती है और हारे हुए लोगों को गुलाम बनाकर गुलामों के देश में बेच देती है। नौकरों ने व्यापारी की बहू को यह भी बताया कि उसके पास एक काली बिल्ली है। जब साहूकार की लड़की हारने की स्थिति में आ जाती है तो साहूकार की लड़की बिल्ली को इशारा करती है और बिल्ली दीपक बुझा देती है, जिससे साहूकार की लड़की कोई न कोई तरकीब लगाकर चौपड़ के खेल में जीत जाती है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद व्यापारी की बहू ने उस द्वीप पर यह खबर फैला दी कि एक व्यापारी जो कि शतरंज का खेल खेलना जानता है उस द्वीप पर आकर रुका है। उसके जहाज में बहुत ही कीमती हीरे और जवाहरात है। धीरे धीरे उड़ते उड़ते ये खबर साहूकार की बेटी के कानों में भी पड़ी। कीमती हीरे जवाहरात की बात सुनकर उसने अपने नौकरों को तुरंत उसके जहाज की तरफ दौड़ाया और उस जहाज के मालिक नवयुवक को चौपड़ खेलने के लिए आमंत्रित किया। पुरुष वेशधारी व्यापारी की बहू चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी वो इस खेल की माहिर खिलाड़ी थी। जब वो साहूकार की लड़की के साथ खेलने जा रही थी
तभी उसने एक पेड़ के नीचे एक मोटा सा चूहा देखा। उसने उस चूहे को पकड़कर अपनी आस्तीन में छुपा लिया और साहूकार की लड़की के साथ चौपड़ खेलने बैठ गई। वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि इसने मेरे पति को चौपड़ के खेल में हराकर उसे अपना गुलाम बना लिया है। अब अपने पति को छुड़ाना है तो इसे इसी के खेल में हराना होगा। साहूकार की लड़की के साथ व्यापारी की बहू पुरुष वेश में चौपड़ खेलने बैठ गई और उसे हराने लगी। साहूकार की लड़की ने अब तक जितने व्यापारियों से उनका धन हड़पा था, आज व्यापारी की बहू ने उससे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ दांव पर लगवा लिया। यहां तक कि अपने पति का जहाज और उसमें रखा सारा धन संपत्ति सब उससे दांव पर लगवाकर जीत लिया। इधर जब साहूकार की लड़की अपना सब कुछ हारने की स्थिति में थी तो उसने बिल्ली को इशारा कर दिया। बिल्ली जैसे ही दीपक की तरफ बढ़ी, व्यापारी की बहू ने अपनी आस्तीन में छुपाए हुए चूहे को बिल्ली के सामने छोड़ दिया और यह काम इतनी चतुराई से हुआ कि साहूकार की लड़की की उस पर नजर ही न जा पाई। बिल्ली ने जैसे ही चूहे को देखा, वो दीपक बुझाना छोड़कर चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। एक बार फिर व्यापारी की बहू ने साहूकार की लड़की को हरा दिया। अब साहूकार की लड़की अपना सब कुछ हार चुकी थी, अपना घर, धन, दौलत, संपत्ति, यहां तक कि शरीर के गहने सब कुछ वो जुए में हार चुकी थी। उसने व्यापारी की बहू से कहा, हे नवयुवक, मेरे पास अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। हंसते हुए व्यापारी की बहू ने पुरुष वेश में भारी आवाज में कहा, क्यों है न तुम्हारे पास ये सुंदर रूप? अपने रूप को दांव पर लगाओ, अपने आप को दांव पर लगाओ। न जाने ये आखिरी बाजी तुम जीत जाओ। आखिरी बाजी को जीतने के लालच में साहूकार की लड़की ने खुद को दांव पर लगा दिया, लेकिन ये क्या, वो ये आखिरी दांव भी हार गई। अब वो पूरी तरह से व्यापारी की बहू की गुलाम बन चुकी थी। व्यापारी की बहू ने अपने सिपाहियों को बुलाकर उसे बंदी बनवा लिया और जितने भी जेल में व्यापारी बंद पड़े थे उन सबको छुड़वाया। उन व्यापारियों को उनकी धन संपत्ति उन्हें दिलवाकर उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया। अंत में उसने अपने पति की कोठरी से अपने पति को भी बुलवाया। जब उसका पति उसके सामने आया तो अपनी पत्नी को पुरुष वेश में वो पहचान न सका और हाथ जोड़कर उस नवयुवक का आभार प्रकट करने लगा। पुरुष वेश में उसकी पत्नी ने जब अपने पति की ये हालत देखी तो उसका गला भर आया। उसने अपने पति को गले लगा लिया और पुरुष की आवाज में बोली, कोई बात नहीं नवयुवक, अब तुम आजाद हो। मेरे जहाज पर बैठो और अपने घर के लिए रवाना हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि अच्छे कपड़े लेकर आओ। नौकर उसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आए। व्यापारी की बहू ने अपने पति के पुराने कपड़े एक संदूक में डाले और वो संदूक अपने पास रख लिया। फिर उसने अपने भरोसेमंद नौकरों के साथ अपने पति को पूरे सम्मान के साथ ससुराल की तरफ अपने जहाज में बिठाकर रवाना कर दिया और खुद अपने पति के जहाज में बैठकर उस साहूकार की बंदी बनाई गई बेटी को और कुछ भरोसेमंद नौकर और साहूकार की बेटी का जीता हुआ सारा धन लेकर अपने ससुराल की तरफ चल दी। 2 दिन 2 रात के सफर के बाद वो अपने ससुराल के नगर पहुंची। उसने साहूकार की लड़की को नौकरों के साथ अपने ससुर के पास भिजवा दिया और नौकरों को अच्छे से समझा दिया कि उसके ससुर से उन्हें क्या कहना है। फिर वो दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंची। पुरुष वेश त्याग कर उसने स्त्रियों वाले वस्त्र पहने, अपने आप को खूब अच्छे से सजाया संवारा और अपने पति का इंतजार करने लगी। व्यापारी का बेटा जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसकी हालत देखकर बहुत ही उदास हुए। अपने बेटे को गले से लगाकर दोनों घंटों तक फूट फूट कर रोते रहे। उन्होंने कभी भी अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग नहीं किया था और जब अलग हुआ तो वो मुसीबतों में जाकर फंस गया। व्यापारी की पत्नी बार बार यही कहे जा रही थी और रोए जा रही थी। व्यापारी अपने मन में सोचने लगा कि अगर मेरी बहू न होती तो मेरा ये बुद्धू बेटा आज हमारे पास न होता।
इधर व्यापारी का बेटा जब रात को अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसे अपनी वही शर्त याद आई। उसने जूता हाथ में उठाया और अपनी पत्नी से बोला, देखो, हमारा वैवाहिक जीवन इतने दिनों बाद भी शुरू नहीं हो पा रहा है, वो भी तुम्हारी अकड़ की वजह से। तुम बार बार समय को आगे टालती रहती हो। इसी वजह से हमारा वैवाहिक जीवन भी शुरू नहीं हो पा रहा। उसकी पत्नी अपने मन में सोचने लगी, धन्य है मेरे बुद्धू पति, जेल से मैं ही तुम्हें छुड़ा कर लाई हूं और मेरे ही सिर पर जूते बरसा रहे हो। उसने बड़े प्यार से अपने पति को अपने पास बिठाया और बोली, अच्छा, तुम मेरे सिर पर जूते मारोगे, नहीं मानोगे? व्यापारी का बेटा बोला, अरे, ये शर्त तो मैंने विवाह से पहले ही रख दी थी। अगर तुम्हें मेरे हाथ से जूते नहीं खाने थे तो तुमने शर्त क्यों मानी? लड़के ने गुस्से में आकर जूता मारने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया, उसकी पत्नी ने अपने ससुर को आवाज दी। ससुर और सास सीधा उसके कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं, बहू अपना सिर छुपाए हाथ से नीचे बैठी हुई है और बेटा जूता ताने उसके पास खड़ा है। व्यापारी को देखते ही बेटे के हाथ से जूता छूटकर नीचे गिर गया। व्यापारी ने आते ही अपने बेटे का कान पकड़ा और उसे एक तरफ बिठाते हुए कहा, क्यों रे नालायक, ये अजीब सी बात तेरे दिमाग में किसने डाली? तुझे पता है तू जब कैद में था तो तुझे छुड़ाकर लाने वाली वो पुरुष वेशधारी तेरी पत्नी ही थी। ये सुनकर व्यापारी का लड़का अविश्वसनीय नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। तभी उसकी पत्नी ने वो संदूक खोला जिसमें उसके फटे पुराने कैद वाले कपड़े रखे हुए थे। उन्हें देखकर व्यापारी का लड़का सारी सच्चाई समझ गया। व्यापारी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे बुद्धू, तू तो बड़ा भाग्यशाली है जो तुझे इतनी समझदार पत्नी मिली। तुझे मुसीबत के मुंह से पता नहीं किस किस तरह से लड़कर निकाल कर लाई है और तू उसे ही साथ जूते मार रहा है। आखिर तेरे दिमाग में ये बात किसने डाली है? तब बेटे ने अपने दोस्तों द्वारा कही सारी बात अपने पिता को बताई। ये सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी समय उसके सारे दोस्तों को बुलाया और उन्हें दंड के रूप में 4-4 कोड़े मारने की सजा दी और उस नगर से बाहर निकलवा दिया। व्यापारी का बेटा अब अपने किए पर पछता रहा था। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि उसकी पत्नी उसके लिए एक ऐसी ढाल है जो उसे सारी दुनिया के मजाक से बचाएगी और उसे समझदार बना सकती है। व्यापारी का बेटा अपने माता पिता के सामने ही अपनी पत्नी के सामने घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उसकी पत्नी ने उसे क्षमा कर दिया और उसी दिन से उनका वैवाहिक जीवन शुरू हो गया। अब वो उसकी ढाल और उसकी गुरु दोनों बन चुकी थी। अपनी पत्नी के साथ रहकर व्यापारी का बेटा अब समझदार बनता जा रहा था। व्यापारी और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे। व्यापारी के जीवन का एकमात्र दुख भी अब दूर हो चुका था।